बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर्स पर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की पहली श्रृंखला। इसमें मैं आपके सामने सबसे पहले यूपी टेट का पूरा सिलेबस और यूपी टेट के एग्ज़ाम में इंग्लिश क्या क्या पूछी जानी है, किस लेवल की पूछी जानी है और कितनी पूछी जानी है, हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको मैं यूपी टेट के आने वाले एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है, जो कि आपका जनवरी महीने में आपका फाइनलाइज हुआ है, तो उस पर हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उस पर। ठीक है, याद रहे हम लोग इस वीडियो को, इस टॉपिक को यूपी टेट के लेवल पर ही पढ़ रहे हैं, ये एसएससी लेवल का टॉपिक नहीं है। और इसके जो वोकैब्स वगैरह होंगे वो मैं अलग से आपको वीडियोस में दूंगा, जो कि आपके एसएससी के लेवल के भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूपी टेट के बारे में अगर देखते हैं तो यूपी टेट का सबसे पहले हम लोग सिलेबस चेक करेंगे कि क्या सिलेबस होता है। तो यूपी टेट की अगर हम बात करें तो यूपी टेट में सिलेबस हमारा क्या हो सकता है, आइए देख लेते हैं का क्या क्या सिलेबस होता है। यूपी टेट का क्या क्या सिलेबस होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसे कई पार्ट से बांट सकते हैं। हालांकि इसके पहले आपका पीएनपी कराता था सारे एग्जाम इसके, लेकिन अब ये एक नया आयोग कराएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसमें आपका सबसे पहले जो आपसे पूछता है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो ग्रामर के आते हैं। ठीक है, और ग्रामर में पूरा का पूरा ग्रामर आपको पढ़ना है, इसमें कुछ बाकी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़नी है, पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़नी है इसमें, ये पूरा आपको पढ़ना है इसमें। दूसरा अगर देखेंगे तो दूसरा इसमें जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग इसमें वोकैबुलरी का भी कुछ पार्ट हमसे पूछता है, वोकैबुलरी का भी कुछ पार्ट हमसे पूछता है। और जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें हमसे क्या क्या पूछ सकता है, वो इसमें हमसे पूछ लेगा वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछ सकता है। दूसरा हमसे पूछ सकता है वो वन वर्ड भी पूछ सकता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है हमसे। और हमसे इसमें पूछ सकता है वो इडियम्स, इसमें हमसे इडियम्स भी पूछ सकता है वो, ये पूछ लेगा। और एक चीज़ और यहाँ से पूछ सकता है आपसे स्पेलिंग्स, स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो वोकैब के अंतर्गत आपसे इतने टॉपिक आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, अगर वोकैब के अंतर्गत तो पूछेगा तो इतने टॉपिक आपसे पूछ सकता है। सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ सकता है वो, वन वर्ड पूछ सकता है आपसे, इडियम्स और फ्रेजेस पूछ सकता है, और स्पेलिंग करेक्शन पूछ सकता है। दूसरा और क्या क्या हमसे जानकारी ले सकता है वो, अगर पूछना चाहे तो यूपी टेट के लिए, तो हमसे और अगर कुछ पूछ सकता है वो, तो एक टॉपिक इसमें और वो आपसे पूछ सकता है कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन का, कंप्रीहेंशन की बात करें अगर हम, तो कंप्रीहेंशन में जो हमारा टॉपिक आएगा वो इसमें एक आपका पैसेज आएगा, एक पैसेज पूछ सकता है आपसे। आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हो सकता है वो सेंटेंस अरेंजमेंट पूछ ले, एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे, क्योंकि बेसिक लेवल का ही पूछेगा। सेंटेंस अरेंजमेंट पूछ ले, जिसको आप अगर फेमस नाम की बात करें तो आप इसको PQRS के नाम से भी जानते हैं। PQRS मतलब होता है, इसको इसे पैराजम्बल बोलते हैं, मतलब सेंटेंसेस आपके जम्बल्ड होते हैं और हमें उन सेंटेंसेस को एक सही फॉर्मेट में सेट करना होता है। तो अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा टॉपिक, हमसे कहने का मतलब है पूरा ग्रामर आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। पढ़ना हमें सब पड़ेगा, क्योंकि पेपर में क्या पूछेगा, नया आयोग है, नए तरीके से हो सकता है क्वेश्चन भी बनाए, हो सकता है क्वेश्चन के कुछ लेवल भी ठीक ठाक रखे, तो हम लोग उस लेवल पर पढ़ेंगे जहां से हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है,
तो दोस्तों एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, इस लेवल पर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन के कितने वेरिएशन हो सकते हैं, कितने तरह से क्वेश्चन को वो घुमा सकता है, ये पूरी की पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या क्या हमसे पूछ सकता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं, सीधा सीधा पढ़ना ही, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज को शुरू करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पूरा पढ़ेंगे इसमें। और यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इंग्लिश क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंग्लिश क्या होती है, तो आप क्या नाम दोगे? तो आप सीधी सीधी भाषा में कहोगे कि सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश एक भाषा है। और भाषा बनी कहाँ से है? तो आप कहेंगे भाषा बनी है, ये लैंग्वेज शब्द है, ये लिंग्वा वर्ड से बना हुआ है, और लिंग्वा मतलब ही होता है स्पीच, इसका मतलब ही होता है स्पीच, तो इसका मतलब ही होता है भाषा। तो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ये लिंग्वा वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है भाषा। अच्छा, अगर मैं इसको बात करूं तो अगर मैं आपसे पूछूं भाषा क्या होती है, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि ये भाषा है, कैसे बताओगे आप किसी को ये कि भाषा है? तो आप कहेंगे भाषा जो होती है वो होती है मीडियम ऑफ, ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। भाषा जो होती है ये विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, विचारों का आदान प्रदान। तो भाषा जो हमारी होती है विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को जानते हैं, वही हमारी होती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का प्रयोग भी तो हम इसीलिए करते हैं, ठीक है। हम औरों से अलग क्यों हैं, और सारे प्राणियों से हम अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास एक भाषा है, हमारे पास एक स्क्रिप्ट है उस भाषा की, और उस भाषा को लिखने का, बोलने का एक सिस्टमैटिक तरीका हमें पता है, इसीलिए हम औरों से अलग हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज की बात करें अगर, यहाँ से एक दो वोकैब्स आपसे पूछ लेता है, खास करके बहुत बेसिक लेवल पे जो आपसे पूछ लेता है। तो एक शब्द आपसे पूछता है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स, तो लिंग्विस्टिक लिंग्वा शब्द है, आईसीएस, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं साइंस होता है। तो ये होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। हाँ, इसको आप एक शब्द में और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं फिलोलॉजी। क्योंकि लिंग्विस्टिक शब्द तो बहुत फेमस है, ये फेमस बहुत है, लेकिन फिलोलॉजी इतना फेमस नहीं है। तो अगर उसे अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो वो भाई आपसे फिलोलॉजी पूछेगा, अगर उससे बेहतर क्वेश्चन पूछना होगा तो वो फिलोलॉजी आपसे पूछेगा। आगे देखें, अब बात होती है जब लैंग्वेज की हम लोग बात चर्चा करते हैं, तो लैंग्वेज की बात हो गई कि लैंग्वेज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है, या दूसरों के विचारों का कुछ को जानने का एक माध्यम है। तो यहाँ से अगर हम देखें, बात आगे बढ़ाते हैं, तो अगर थोड़ा सा और आगे देखें तो मैं बात करूँगा कि लैंग्वेज अपने आप में क्या है। तो आप कहेंगे सर लैंग्वेज एक स्किल है। मैं आपसे पूछूं अगर कि भाई बताओ लैंग्वेज क्या है, तो आप कहेंगे सर लैंग्वेज एक स्किल है। और स्किल क्या होती है? कुशलता या कौशल कह लो, सीधी सीधी बात, एक कौशल है। लैंग्वेज एक कौशल है, और आपको पता है कि लैंग्वेज के अंतर्गत जो कौशल आते हैं वो हमारे चार होते हैं। वो चार होते हैं, एल, एस, आर और डब्ल्यू। एल, एस, आर और डब्ल्यू। एल का मतलब क्या होता है भाई? एल के मतलब अगर हम बात करें तो एल का मतलब होता है लिसनिंग, सुनना।
एस का मतलब क्या होगा? स्पीकिंग, बोलना। और आर का मतलब क्या होता है? रीडिंग, मतलब लिखना, सॉरी पढ़ना। और डब्लू का मतलब क्या होता है भाई? राइटिंग, लिखना। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई भी स्किल कहाँ से शुरू होगी, अगर लैंग्वेज की कोई स्किल होगी तो स्किल कहाँ से शुरू होगी, तो आप कहेंगे सर स्किल की जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, तो आप कहेंगे लिसनिंग से। मतलब कोई भी लैंग्वेज की अगर पहला स्किल आपके अंदर आएगा तो वो होगा लिसनिंग। इसका मतलब मैं इसे कह सकता हूं कि ये फर्स्ट स्किल है। ये फर्स्ट स्किल है। तो लैंग्वेज की पहली स्किल क्या है, तो आप कहेंगे लिसनिंग। अच्छा, राइटिंग कौन सी स्किल है, तो आप कहेंगे ये सबसे लास्ट में आती है, तो आप कहेंगे ये लास्ट स्किल है। तुम्हारे अंदर जो सबसे अंतिम स्किल आएगी वो कौन सी स्किल आएगी, तो आप कहेंगे लिखने की कौशल जो है, या जो लिखने की जो कला है वो सबसे बाद में आएगी। अब बात यहां ये आती है बच्चों कि अगर एक सीक्वेंस में है, याद रखना कि ये जो मैंने लिखा है ये एक सीक्वेंस में है, मतलब एक पैटर्न में ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले राइटिंग को कर दो, फिर रीडिंग को कर दो, स्पीकिंग को कर दो, लिसनिंग कर दो। इनका क्रम जैसे है वो वैसे ही रहेगा। मतलब सबसे पहले लिसनिंग होगा, फिर स्पीकिंग होगा, फिर रीडिंग होगा, और लास्ट में हमारी क्या आती है? राइटिंग। कहने का मतलब है कि राइटिंग स्किल सबसे लास्ट में ही आ सकती है। ठीक है, और इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बात किया स्किल का, तो अगर मैं चर्चा करूँ थोड़ा सा और आगे यहाँ पे जाके, तो हम लोग बात कर रहे थे स्किल की। ठीक है, तो आप जानते हैं कि स्किल आपके यहाँ पे दो भागों में आपको यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। हम सेपरेट कर सकते हैं प्रोडक्टिव स्किल में, हम इसको प्रोडक्टिव स्किल में यहाँ पे बोल सकते हैं, और दूसरा हम यहाँ बोल सकते हैं रिसेप्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल जो होता है आपका, प्रोडक्टिव मतलब होता है जो हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने कहा LSRW, तो L का मतलब होता है लिसनिंग। अच्छा, अगर सुनोगे तो रिसीव करोगे कि प्रोड्यूस करोगे, तो कहेंगे सर अगर सुनेंगे इसका मतलब हम रिसीव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो मेरी बात को आप रिसीव कर रहे हो ना कि प्रोड्यूस। प्रोड्यूस तो मैं कर रहा हूँ ना, तो आप क्या कहोगे? तो रिसेप्टिव में कौन सा आएगा? रिसेप्टिव में आ जाएगा आपका लिसनिंग। तो लिसनिंग जो आपका होता है ये आ जाएगा रिसेप्टिव में। अच्छा, मैं बोल रहा हूं, सेकंड वाला आपका क्या है? स्पीकिंग है। तो मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरी बात को आप सुन पा रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं तो मैं प्रोड्यूस ही तो कर रहा हूं, साउंड प्रोड्यूस ही तो कर रहा हूं। तो प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्ट देना, तो बाहर ही तो निकल रही है आवाज हमारी। तो स्पीकिंग किस में आ जाएगा? तो स्पीकिंग आ जाएगा भाई प्रोडक्टिव में। आर, रीडिंग। रीडिंग अगर है, मैंने लिखा और आपने पढ़ा, मैंने लिखा और आपने पढ़ा, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। तो ये भी आ जाएगा आपका इसी के अंतर्गत, रीडिंग। और लास्ट वन क्या है आपका? राइटिंग। राइटिंग की मैं बात करूं, मैंने लिखा है तो आप देख पा रहे हो, मतलब मैंने प्रोड्यूस किया है तो आप देख पा रहे हो। तो राइटिंग किस में आ जाएगा भाई? तो राइटिंग आ जाएगा किस में? राइटिंग आ जाएगा आपका प्रोडक्टिव स्किल में। तो अगर स्किल को हम प्रोडक्शन के आधार पे बांटें तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव स्किल, जो कि आपकी वही स्किल होती है जो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह आती है कि सबसे पहले हमारी जो स्किल आती है वो हमारी लिसनिंग ही आती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी स्किल जो आती है वो लिसनिंग ही आती है, उसके बाद स्पीकिंग आती है, उसके बाद रीडिंग आती है। इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख लो, सबसे पहले लिसनिंग आती है, उसके बाद स्पीकिंग आती है, उसके बाद रीडिंग आती है, और सबसे लास्ट में आती है
राइटिंग। तो ये क्रम भी हमसे पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसका क्रम जरूर याद रखना। वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि स्पीकिंग के बाद कौन सी स्किल आती है, तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि स्पीकिंग के बाद आती है राइटिंग, सॉरी रीडिंग। अब देखो, अब यहाँ कर मैं बात करूँ तो इस बात ये यहाँ पर फंस रही आके कि जो राइटिंग वाली स्किल है ये सबसे अंत में क्यों है, ये सबसे अंत में क्यों है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आएगी जब आप स्किल को बॉडी मूवमेंट के आधार पे देखते हैं। बॉडी मूवमेंट के आधार पे पर तो आपकी स्किल जो होती है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो आपकी स्किल होती है अगर ये बॉडी मूवमेंट के आधार पे होगी तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन सी? तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। तो आप कहेंगे ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। अगर मैं ग्रॉस मोटर स्किल की बात करूं तो ग्रॉस का मतलब ये होता है, इसे हिंदी में अगर मैं बोलूं तो हिंदी का इसका मतलब होता है स्थूल गतिक कौशल, और फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ग्रॉस का मतलब ये होगा, स्थूल मतलब होता है बड़ी मांसपेशियां। तो आप कह सकते हैं इसमें जब आपके अंदर ग्रॉस मोटर स्किल होगा तो इसमें बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं, इसमें बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं। तो बड़ी मांसपेशियां काम का मतलब होता है जहां पर आपको पावर लगाना पड़ेगा, जहां पर आपको शक्ति लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वहां कौन सा स्किल होगा आपका? ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन का मतलब, फाइन मतलब होता है जहां पर आपको पावर की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको स्किल की जरूरत है। छोटी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं तो वहां पर आएगा फाइन मोटर स्किल, मतलब छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। यहां छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। छोटी मांसपेशियां कार्य करती हैं किस पर बच्चों? फाइन मोटर स्किल पर। अब देखना है यहां पर, तो मैं कैसे जानूं कि ये ग्रॉस मोटर स्किल है? जैसे मान लो, अगर मान लो कि ये मेरे सामने यहाँ पे चेयर रखी हुई है, ठीक है, अगर मुझे इस चेयर को उठाना हो तो इसको उठाने के लिए मुझे स्किल की ज़रूरत है कि मुझे पावर की ज़रूरत है? आप कहेंगे सर पावर की ज़रूरत है, मतलब पावर मतलब हैवी मांसपेशियां काम करेंगी। तो ग्रॉस में हैवी मांसपेशियां काम करती हैं, यहाँ लाइट मांसपेशियां काम करती हैं। तो हैवी का मतलब क्या हो गया? जैसे आप दौड़ना चाह रहे हो तो दौड़ोगे तो कौन सी स्किल चाहिए आपको? ग्रॉस। तो रनिंग में कौन सी स्किल काम करेगी? ग्रॉस मोटर स्किल। जंपिंग में कौन सी स्किल काम करेगी भाई? ग्रॉस मोटर स्किल। भाई बच्चा पहले खड़ा होना सीखेगा ना, बच्चा पहले खड़ा होना सीखेगा, और जब वो आराम से खड़ा होना सीख जाएगा धीरे धीरे, तब जाके वो अपने एक पैर के अंगूठे पर भी नाच सकता है। ये स्किल है, एक पैर के अंगूठे पे नाच रहा है वो स्किल है। लेकिन अगर खड़े होने की कोशिश कर रहा है तो वो ग्रॉस है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने, जैसे इसके हाथ हैं ये, वो अपने हाथों को अपने शरीर से अलग नहीं मानता। ठीक है, वो मानता है कि अगर मेरे हाथ आगे बढ़ रहे हैं तो मेरी शरीर भी आगे बढ़नी चाहिए। जैसे आपने देखा, अगर छोटा बच्चा है, कोई मान लो 6 महीने का बच्चा है, और आप उसके सामने बॉल लेकर दिखाओ उसको अगर, तो वो बॉल को हाथ दौड़ा के इस तरह से चाहे तो पकड़ सकता है, लेकिन पहले अपनी पूरी शरीर लेके बॉल के पास जाएगा, फिर अपने हाथों से उसको पकड़ता है। इसका मतलब एक स्किल कौन सी है उसके अंदर? अभी उसको ये नहीं पता है कि मेरी स्किल, अभी उसके अंदर वो स्किल नहीं है। कौन सी? फाइन वाली। ठीक है, तो अभी कौन सी स्किल काम करेंगी? ग्रॉस मोटर स्किल। छोटा बच्चा है, चॉकलेट दोगे दोनों हाथों से पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, है ना। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो चॉकलेट आप कोई भी सामान देंगे तो वो उंगली से पकड़ लेगा, इस तरह से पकड़ सकता है एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? जहाँ शक्ति की ज़रूरत है, ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब क्या होता है? छोटी मांसपेशियाँ काम करें, जैसे पेंटिंग,
अब पेंटिंग करने के लिए शक्ति की ज़रूरत थोड़ी है। जैसे राइटिंग, अगर आपको लिखना है तो लिखने के लिए आपको किसी पावर की ज़रूरत थोड़ी है। आप अगर बेहतर लिखते हैं तो आप चाहे जैसे भी हो, क्योंकि आप छोटी मांसपेशियाँ का काम करेंगी। जैसे मैंने कह दिया कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? ये ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की कला होती है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल, कैली मतलब ही होता है खूबसूरत। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, खूबसूरत लिखने की जो कला होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। ठीक है, तो ये आप अब यहाँ से आपको पता चला कि बच्चा लिखना सबसे बाद में क्यों शुरू करता है। क्यों? क्योंकि लिखना जो होता है ये, इसमें छोटी मांसपेशियाँ काम करेंगी। और आपने देखा होगा बच्चा पढ़ना तो सीख जाता है, ठीक है, बोलना सीख जाता है, लेकिन लिखने में उसको टाइम लगता है, क्योंकि उसमें हमारी छोटी मांसपेशियाँ काम करती हैं। इसीलिए यहाँ पर कौन सी स्किल काम करेगी? आपकी फाइन मोटर स्किल। और यही रीज़न है कि सबसे पहले लिसनिंग आता है, फिर रीडिंग आता है, फिर स्पीकिंग आता है, फिर रीडिंग आता है, और लास्ट में आपकी आती है राइटिंग वाली स्किल। ठीक है, तो यहाँ से आप डिटेल कर लीजिएगा। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है, तो आज मैं यहीं रखता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, एग्ज़ाम के पहले मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ा दूँगा। इवन मैं आपको कंप्रीहेंशन के भी क्वेश्चंस कराऊँगा, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और मैं इसमें वोकैब्स के भी अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके पेपर में पूरी संभावना है कि मिल जाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और सबसे बड़ी बात, अपने बहुमूल्य सुझाव हमको दें कि हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए, और इसमें क्या कुछ अच्छा है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।